इस सभा का संचालन कर रहे हमारे गार्जियन नासर राम जी, इस सभा का आयोजन करता राम प्यार राम जी, राम पूजन राम जी एवं तमाम यहाँ के नौजवान साथी, मेरे भाई दिनेश कुशवाहा जी, मेरे भाई मुखिया सुदामा राम जी, भानु राम जी एवं तमाम यहाँ उपस्थित मेरे अभिभावक, नौजवान साथी, माताएं और बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं अपने तरफ से सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। साथियों, कार्यक्रम होता, कोई धार्मिक उत्सव होता तो तमाम लोग आ जाते, इस कार्यक्रम में लोग नहीं आए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, एक इस देश में बहुत बड़ी घटना हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान मिल गया था, ज्ञान मिल गया था, इस धरती पर लोगों के बीच में फैलाना था, तो पहला उनका सभा हुआ भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध की जब पहली सभा हुई तो जब घोषणा हो गई तो हजारों की संख्या में लोग आए भगवान बुद्ध के विचार को सुनने के लिए। और भगवान बुद्ध आए और हजारों लोगों को देखकर चुपचाप बैठे रहे, कुछ कहे नहीं, भगवान बुद्ध उठकर चले गए। फिर एक और तिथि तय हुई, इस तिथि को भगवान बुद्ध आएंगे, अपनी बात रखेंगे। फिर दूसरी तिथि तय हुई, फिर जब भगवान बुद्ध आए तो उस दिन हजारों लोग नहीं थे, सैकड़ों लोग थे। उस दिन भी भगवान बुद्ध ने अपनी बात नहीं कही, फिर चले गए। फिर एक और डेट मुकर्रर किया कि उस दिन अपनी बात कहेंगे। तो जब उस दिन आए तो चंद मुट्ठी भर लोग वहां पर बैठे थे और भगवान बुद्ध अपनी बात कहनी शुरू कर दी। तो भगवान बुद्ध से लोगों ने पूछा कि जब हजारों लोग आए थे तो अपनी बात क्यों नहीं कही? फिर उसके बाद सैकड़ों लोग आए तो अपनी बात क्यों नहीं कही? फिर चंद मुट्ठी भर लोग बैठे हुए तो अपनी बात क्यों कही? भगवान बुद्ध ने कहा कि हजारों लोग जो आए हुए थे हमको देखने आए हुए थे, उसके बाद जो सैकड़ों लोग आए वो देखने नहीं केवल हमको सुनने आए थे। लेकिन आज जो मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं ये लोग हमारी स्वदेश से आते हैं, बहुत कम संख्या में लोग आए हैं। और दुनिया के बाबा साहब के साथ कोई भीड़ नहीं था, वो भीड़ लेकर नहीं आए थे। और बाबा साहब पर अगर बोलने लगे हम लोग तो 2-3-4 घंटा बोलते रह जाएंगे। लेकिन हम उन पर थोड़ा सा बात कहना चाहते हैं। बाबा साहब आज़ादी के पहले जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने किया, लगभग सभी लोग जानते हैं। और उसके लिए हम तो जानते हैं कि पढ़े लिखे सब लोग जानते हैं, अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान लिखने के बाद जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के राष्ट्रपति को सौंपा, तो सौंपने के बाद उन्होंने कहा, अपने लोगों से कहा था उस समय कि बहुजन समाज के लोगों है, गरीब समाज के लोगों, जाओ अपने दीवारों पर लिख लो कि इस देश का हुक्मरान, इस देश का राजा तुम्हें आने वाले दिनों में बनना है। लेकिन कब? हमारे कहने से तुम राजा नहीं बन जाएगा। तुम कब राजा बनेगा? जब पढ़ेगा तब राजा बनेगा। तो उन्होंने ये बात व्यवस्था किया। वो जानते थे बाबा साहब कि समाज मेरा पढ़ नहीं पाएगा। तो उन्होंने नौकरी के पहले पढ़ाई में भी आरक्षण का व्यवस्था किया। उसके बाद उसमें समझिए कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने रहने का भी, उसमें भी आरक्षण का व्यवस्था किया। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो पढ़े हुए लोग वो लोग जानते हैं। आज मेडिकल का एग्जाम हो रहा है, नीट का जो बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, दूसरे समाज के लोग को 600 से ऊपर नंबर आएगा तब जाकर नीट क्वालिफाई करेंगे, बीएस डॉक्टर बनेगा। लेकिन गरीब समाज का बच्चा अगर 450 नंबर लाएगा तो नीट क्वालिफाई करेगा, उसके बाद से बीएस डॉक्टर बन जाएगा। ये परम पूज्य बाबा साहब का देना, किसी के इस देश में किसी व्यक्ति, उसके माता पिता का नहीं देना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी माताएं और बहनें बैठी हुई थी। इस देश में बहुत देश गुलाम थे, अमेरिका भी गुलाम था, चीन भी गुलाम था, जापान भी गुलाम था। इस देश के अंग्रेजों ने बड़े बड़े हस्तियों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां, अमेरिका है, वहां पर देश जब आजाद हो गया, वहां का संविधान बना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सैकड़ों वर्ष बाद मिला।
वहां के महिलाओं को सैकड़ों वर्ष बाद वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन भारत में जिस दिन आजादी मिली, आजादी के बाद भारत का संविधान बना, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को बाबा साहब ने मताधिकार का प्रयोग करने का काम किया था। यही है देश है भारत। और 2005 की मैं बात बता देना चाहता हूँ। मैं जब बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष था और उस समय एक अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम हो रहा था, उसमें माननीय विधायक जो पप्पू पांडे जो उसमें बसपा के विधायक थे, उस समय राजू भी बसपा के विधायक थे। उस समय दोनों चुन कर गए थे। 2005 का पहला चुनाव हुआ था, असेंबली डिजॉल्व नहीं हुई थी, यानी भंग नहीं हुई थी, और हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे अम्बेडकर भवन में। और वहां पर हमने वहां ये बात कहा जो अभी भी हमको याद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी अगर देश की प्रधानमंत्री बनी, उसमें जवाहरलाल का कहीं योगदान नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी अगर देश की प्रधानमंत्री बनी, उसमें जवाहरलाल का कहीं योगदान नहीं था। इसलिए योगदान नहीं था कि मनुस्मृति में महिलाओं को पढ़ने पर प्रतिबंध था, महिलाएं नहीं पढ़ सकती थी। और मनुस्मृति को सीधे समझिए कि दफन करते बाबा साहब ने एक नया वाद स्थापित किया भारत में, जो भारतीय संविधान लाया और अम्बेडकर वाद जो सब शुरू हुआ, उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। मैं पूछना चाहता हूँ, जवाहरलाल का बेटी अगर मनुस्मृति चलता तो पढ़ पाती? नहीं पढ़ पाती। नहीं पढ़ पाती तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। यानी आज जो सवर्ण समाज है, उनके घर के भी बेटियों को मौका मिल रहा है। अगर चौधरी से आगे बढ़कर चल रही है तो उनके माता पिता का देन है, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का देन। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज ही नहीं, शुरू से दो बात की लड़ाई चली आ रही है और जब तक फरती रहेगी तब तक चलती रहेगी। अगर हमें यह किसी तरह का डाउट है कि नहीं बराबरी की बात हो जाएगी, समानता की बात हो जाएगी, हमको जो लूटने वाले लोग थे, हमारे अधिकार छीनने वाले लोग थे, हमको दे जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से तो मेरी बात थोड़ा कटु है लेकिन सत्य बात है, जिस तरह से धरती पर चूहा और बिल्ली पैदा होते रहे हैं, नेवला और सांप पैदा होते रहे हैं, चाहे इस सदी में नेवला पैदा हो, सांप पर अटैक करेगा, और उस सदी में भी किसी भी सदी में अगर नेवला पैदा हो तो सांप को मारेगा, क्योंकि जन्मजात दोनों में दुश्मनी है। उस तरह से जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनका एक वाद है, वह जो माननीय कैसे साहब ने कहा, क्या वाद है? उनका वाद मनवाद है, और जिनका शोषण हुआ है उनका वाद क्या? अम्बेडकर वाद है। यह लड़ाई चलती आ रही है, चलेगी, यह धरती जब तक नहीं चलेगी, क्योंकि उन लोगों का समझिए कि उन लोगों के डीएनए में है कि हम जाएंगे, जाने के बाद इस समाज पर, इस राज्य पर, इस मुल्क पर हुकूमत चलाएंगे। तो हमें सब कुछ करते हुए भी आप देखे होंगे कभी कभी हत्या हो जाती है किसी बच्चे का, बाहर से कमा कराता है या पढ़ने जाता है, कहीं शहर में जाता है, उसके साथ कुछ बच्चे लग जाते हैं, वो जैसे समझ जाते हैं कि भाई यह समझिए कि यह आपको अनुसूचित का, पिछड़ा का, दलित का बेटा है, पढ़ने में घावी है, बहुत इसमें टैलेंट है, तो उसके साथ लोग लग जाते हैं। और लगने के बाद किसी नदी में उसको डाल देते हैं या किसी जहर खिला देते हैं। उसका दोष कुछ नहीं है, उसका दोष केवल यही है कि वह छोटी जाति में पैदा है। ये चलता रहेगा। और यह शिक्षा आपको अपने बेटा बेटी को देना होगा। अपने बेटा बेटी, और आपका बेटा बेटी बाहर पढ़ता है, लेकिन जिन लोगों ने शोषण किया, शोषण की प्रवृत्ति है, उससे बचकर रहना। राजनीति में डरना नहीं है, लेकिन बचना है। और लोग क्या करते हैं, देखिए यह दुनिया क्या है, यह समाज क्या है, राजनीति क्या है, यह राजनीति, यह समाज, यह दुनिया, पूरा विश्व, यह सब विवेक से चलता है, ज्ञान से चलता है। और ज्ञान हासिल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि किसका बेटा पढ़ता है, लोग कहते हैं पढ़ने की बात, तो किसका बेटा पढ़ता है? जिसके माता पिता में शिक्षा की भूख होती है, उसका बेटा पढ़ता है। ऐसा नहीं कि अमीर का बेटा पढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। माता पिता में जब तक भूख नहीं पैदा हुई तो उसका बेटा नहीं पढ़ पाएगा। दूसरी बात यह, कौन पढ़ता है? जो पढ़ता है वही पढ़ता है। तो हम कहना चाहते हैं आपसे, ये कोई जरूरी नहीं कि माता पिता पढ़ा उसी का बेटा बेटी पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अनपढ़ जो लोग हैं उनका भी बेटा बेटी पढ़ता है, बशर्ते कि भूख लगनी चाहिए। आज 1.5% नौकरी है, सरकारी नौकरी मात्र भारत में 1.5% है, लेकिन वो भी बैक लग जा रहा है। अभी राहुल गांधी का बयान आप लोग सुने होंगे कि 30 लाख बैक लग जा रहा है, यानी 30 लाख अभी भी सीट वैकेंट है, मात्र 1.5% नौकरी, 30 लाख वैकेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी भी हमें जितना पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से हम उस रेशियो में नहीं जा रहे। और बाबा साहब ने कहा था कि हमको पूजा मत करना,
हमारी जो कार्यक्रम मेरे नाम पर है वो बाद में करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर सही में हमारे तुम अनुयायी हो, तुम हमको मानते हो, तुम हमारे विचार पर चलना चाहते हो, तो अपने बेटा बेटी को इस देश के उस शिक्षा से लैस कर देना, बाबा साहब का कहना है। और जिस दिन तुम्हारे बेटा बेटी उस शिक्षा से लैस हो जाएंगे, आने वाले दिनों में वो अगर नहीं बना हुक्मरान, लेकिन निश्चित है उसके आने वाली नस्लें इस देश पर शासन करेगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि देखिए, पढ़ाई क्या है? पढ़ाई त्याग और तपस्या। पढ़ाई त्याग और तपस्या है। जिस तरह से आपको जंगलों में जाकर साधु महात्मा लोग अपना तप करते थे, जिस तरह से आपको भगवान बुद्ध ने अपने राजपाट को छोड़कर और जंगलों में भटकना शुरू किया, उसके बाद से वहाँ पर उन्होंने साधना किया। साधना के बाद से उनको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद से आज इस पूरे विश्व के 46 देश भगवान बुद्ध के विचारों को मानते हैं। और भगवान बुद्ध के विचारों को इस देश के, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था बराक ओबामा ने कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म अगर अमेरिका में हुआ था, बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा हुए होते, तो मैं बाबा साहब को सूर्य की उपाधि देता। बराक ओबामा ने कहा। और मैं अपनाना चाहता हूँ कि नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की प्रतिमूर्ति की उपाधि भारत ने दिया है। इस देश का छोड़ दीजिए, पूरे धरती पर किसी भी नेता को ज्ञान की प्रतिमूर्ति की उपाधि नहीं मिला है। वो मिला है तो बाबा साहब अम्बेडकर को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि हम न संख्या बल से नहीं घबराना है। कम से कम यह तो बात हुआ कि कम से कम रामप्रीत भाई जब नहीं रहे तो उनके भाई, उनके परिवार के लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आपको नमन करता हूं। और आप निराश मत होइए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। देखिए, एक और बात बताना चाहता हूं। जब पहली सभा कांसीराम साहब की हुई थी दिल्ली की, जब पुणे में, जब मुंबई के पुणे में जब हुई थी, तो जब कांसीराम साहब ने सभा करने जा रहे थे, बड़े ही बेबाक व्यक्ति थे, बड़े ही मतवाला व्यक्ति थे और बड़े ही मस्त व्यक्ति थे। जब भाषण देते तो उनके भाषण को सुनने का, उनके पास बैठने का हम लोग को मौका भी मिला है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, उनके साथ बैठने का मौका हमको मिला रेस्टोरेंट खाते में। तो जब बात अपनी कहते थे तो उस समय लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन गौर करने पर, चिंतन करने पर पता चलता था कि महामानव कांसीराम क्या हैं, क्योंकि वो भी IAS थे पूरे जमाने के। तो जब पहली सभा जो कर रहे थे वो भी तो कर रहे थे, तो वहाँ कोई लोग नहीं था, कोई नहीं बैठा हुआ था। तो पत्रकार आए वहाँ पर पूछे उनसे कि आप मानवर कांसीराम साहब, आप अपनी बात कह रहे हैं और यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है, किसको अपनी बात सुना रहे हैं? तो कांसीराम साहब ने बहुत प्रफुल्लित मन से, बड़े खुशी मन से पत्रकारों को जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? 1984 पार्टी बनाने के बाद से उन्होंने कहा कि हमारी बात इस मुंबई के बड़े बड़े अमेरिकाओं का, बड़े बड़े भवन है, हमारी आवाज़ उस भवनों पर जा रही है और वो भवनों से टकराकर इस देश के कोने कोने पर जा रही है। आने वाले दिनों में हमारी आवाज़ गली गली और झोपड़ी झोपड़ी की आवाज़ बनकर रह जाएगी। और हुआ वही, आवाज़ टकराई, गई, पूरे देश के कोने कोने में गई। और इस देश का इकलौता एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो साइकिल से चलकर इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का मौका दिया मुझे। साइकिल से चलकर, कोई सवारी नहीं था। उसका साइकिल वाला फोटो भी आप लोग दिखा देंगे, उसमें पत्रिका भी मेरे पास है। कांसीराम साहब साइकिल से चलते थे, पीछे सब हुजूम चलता था। और यहाँ भी आए थे गोपालगंज में, हेलीकॉप्टर से उतरे थे। उस समय आपको गुप्ता जी जब चुनाव लड़ रहे थे तब की बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय से हम लोग गुजर रहे हैं। देश भी बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। और आपको कैशियर साहब ने भी बात इंगित किया, बहुत अच्छी बात कहा कि आपके जो विरोधी थे, आपके विचारधारा को जो समाप्त करना चाहते थे। देखिए, दुश्मन जब सामने से लड़ता है तो लड़ाई में मजा आता है, उसको जवाब दे दिया जाता है। लेकिन दुश्मन जब दोस्त पर लड़ता है तो लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? दौर पर हम प्रवेश कर चुके हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। और आज क्या है, आज हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई, हम लोग के साथ रहने वाले बहुत लोग मंत्री हो गए, बहुत लोग सांसद हो गए, बहुत लोग MLA हो गए, बहुत लोग मुखिया हो गए, बहुत लोग जिला परिषद हो गए। तमाम हम लोग के साथ रहने वाले लोग हैं। लेकिन हम उन लोगों से कहते हैं, जब भी लोग मिलते हैं, मंत्री लोग हैं वो भी मिलते हैं हमसे, सांसद लोग से बात होता है, आपको विधायक लोगों से हमको बात होता है बैठने का, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि भाई एक बात मेरी आपसे आग्रह है कि विचारधारा को तुम लोग नदी में मत बहाना।
विचारधारा के साथ रहना, हम विचारधारा के साथ रहे, चाहे मिट जाएंगे, चाहे पद मिले या प्रतिष्ठा न मिले, से कोई परवाह नहीं है, लेकिन सोच को लेकर चले, सोच को लेकर ही चलते रह जाएंगे। हम उनसे बार बार कहते हैं, इसलिए उस सोच ने आपको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, और वो सोच ना होती उस समय तो आप लोगों को टिकट नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलता तो फिर आप लोग इस स्थान पर नहीं जाते, चाहे जिस भी दल में हो। तो हम उन लोगों को भी आग्रह करते हैं कि जब भी आपको मौका मिले, जो गरीब है, कमजोर है, लाचार है, बेबस है, उनको मदद करने का काम कीजिएगा। तो हमें जो बाबा साहब का विचारधारा क्या है, बाबा साहब की विचारधारा क्या है, देश का हुक्मरान बनने की विचारधारा। बाबा साहब की विचारधारा क्या है, लोकतंत्र में 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। हम मानते हैं कि हम नेता नहीं बन सकते, नेता बनने के लिए हजारों की संख्या चाहिए, ठीक है, लोग बात नहीं समझ नेता बन रहे, लेकिन सवाल है कि IAS, IPS, IATM, आपको MBBS, इसमें तो लोगों की जरूरत नहीं है, इसमें तो 2 व्यक्ति की जरूरत है, पिता और पुत्र की जरूरत है, तीसरा कोई जरूरत नहीं है। पिता को पैसा देना है, खर्च करना है, पुत्र और पुत्री को पढ़ना है, तो कम से कम आपका बेटा ब्यूरोक्रेट तो हो जाएगा। जब ब्यूरोक्रेट हो जाएगा तो मतलब कि जो सरकार चलता है उस घर में जब बैठ जाएगा तो फिर आपके लिए दरवाजा खोल देगा, आपके लोगों को जाने के लिए रास्ता उसमें खोल देगा, तो वह तो काम करे, उसमें ज़्यादा कहाँ समय लगता है, मात्र 10 साल समय लगता है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि आप लड़का क्या करता है, तो हमारे कम सुनाई दे रहा था, तो हम बोले कि आप बताएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब दूर जाना होता है तो समय लगता है बनने में। जब हमको दिल्ली जाना होगा तो 14-15 घंटा का समय लगेगा, और भोपाल का जाना होगा तो 1 घंटा का समय लगेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब बच्चों को दूर मंजिल तक पहुंचने के लिए जब निर्देश दे दिया गया है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। सब अपना अपना दूरी तय कर रहा है, आने वाले दिनों में सभी अपने मंजिल पर दिखाई देंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अभी देखिए हमारे सुरेंद्र भाई हैं, हम लोग के बहुत दिन साथ चले हैं, इनमें ऐसा दीवानगी है, रवानगी है कि ये बेचारे समझिए कि बाबा साहब के लिए चाहिए टीम के जो भी लोग हैं सभी लोग हमारे साथ रहे। आज तो सब लोगों का दाढ़ी केस पकड़ा, इनका भी पकड़ा, हमारा भी पकड़ा है, लेकिन हम लोग जब नहीं पकड़ा था उस समय सब लोग बहुजन समाज का काम करते थे, लड़ते थे, लाए ये थे, और हर गांव में बूथ कमेटी था, उसके बाद से सेक्टर कमेटी था, विधानसभा कमेटी था, जिला कमेटी था, उसके बाद से हमारी झंडा था, झंडा के बाद से मुट्ठी भर हमारा वोट था, ठीक है, लेकिन मुट्ठी भर वोट के लिए लोग आते थे वोट के लिए, हम लोग MLA और MP बनाते भी थे और बनाए भी। तो कहने का मतलब है बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, उस लड़ाई में लोग चलते थे। तो सुरेंद्र भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं जानता है समय कब किसका बदलेगा, और हर व्यक्ति का समय आता है, घबराना नहीं है। अगर आपका लक्ष्य सही है, निरंतर आप चल रहे हैं तो निश्चित है आने वाले दिनों आपके साथ भी न्याय होगा, इंसाफ होगा, हम ये जानते हैं इस चीज़ को। तो मेरे कहने का मतलब यह है, समय का भी अभाव है, आप लोग भी अपनी बात को रखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो अम्बेडकरवाद है, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस दुनिया में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, इस धरती पर जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, जितना बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है उतना किसी भी महामानव की जयंती नहीं मनाई जाती है पूरे दुनिया में, उतना किसी की नहीं मनाई जाती है। और आज तो देखिए कि आज तो देश का जो सत्ता है, देश के जो हुक्मरान है, आज लोग भी आज बाबा साहब शरण गच्छामी की बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि उनके लोग जगह में उनके लोगों की पढ़ाई की संख्या बढ़ रही है। अगर थोड़ा सा इधर उधर किए तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा। तो आज आपके शक्ति के सामने सत्ता की शक्ति झुक रही है, लेकिन उसमें भी सावधानी बरतना है। सावधानी यह बरतना है कहीं झुकने वाला फिर कहीं धोखा ना दे। इसलिए अपने अधिकार के प्रति सजग रहना है, और सजग रहते हुए अपनी मांग को रखना है। जैसे उन्होंने कहा खड़गे साहब का नाम नहीं लिया, उस समय अगर हम होते तो कहते उनसे कि माननीय अखिलेश जी, आप खड़गे साहब का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आप में अभी भी मनवाद की गंध आ रही है। घर कभी बना सकते हैं लेकिन बच्चों का भविष्य कभी नहीं बना सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अगर दुनिया की सब कुछ चाहते हैं, दुनिया में चाहते हैं राज करना, दुनिया में चाहते हैं हमारा सम्मान हो। देखिए आपका विरोधी है, आपके पूरे परिवार का शुरू से विरोध करता है, आपसे नहीं डरने वाला है, ना आपके जमीन से डरने वाला है, ना आपके गाड़ी से डरने वाला है, ना आपके संगठन से डरने वाला है, आपके किसी भी भौतिक साधन से नहीं डरने वाला है। जब डरेगा तो सिर्फ आपके शिक्षा से डरेगा और आपके पीछे आकर बैठ जाएगा। तो हमें किसी नहीं डरा, हमको दूसरों ने डराया, हम नहीं डराएंगे। हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं। हम दूसरे किसी हमको मारा, हम उसको नहीं मारेंगे। हमको दूसरे ने लूटा, हम उसको नहीं लूटेंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे खेल बंद करो, बराबरी की बात करो, हिस्सेदारी लो। हमको तो तुमको हम देंगे कब? जब तुम हमको देगा तब। और कांग्रेस साहब ने एक बात कहा था कि 3 चीज देना तुम बंद करो, दान, मतदान और आपको
तीन चीज जब कहा था तो तीन चीज देखिए, दान, मतदान और सम्मान। तो सही बात कहा था। हम कभी सोचते हैं सम्मान का मतलब समझते हैं आप लोग? आपके दरवाजे पर हम गए और आप हमको देकर कुर्सी छोड़कर वही कुर्सी पर बैठे हैं, खड़ा नहीं हो रहे हैं, हमारा सम्मान नहीं कर रहे। हम बैठे हुए कुर्सी में गए, इस मतलब कि हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो आप हमारे लिए कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, तो आप भी हमारे तो रह पाएंगे। कुर्सी नहीं छोड़े, कुर्सी आपको मंगाएंगे, पता चल जाएगा उसी से फिर आप भी कुर्सी छोड़ना शुरू कर दीजिएगा। यह था कांसी राम का सब। और मतदान, जब आप आपको मतदान नहीं करते, हमारे लोग करते, आपको मतदान नहीं करेंगे। और जहाँ तक है दान, जब आप हमारे लोगों को हमारे महापुरुषों के नाम पर दान नहीं करते हैं तो हम क्यों करें? तो कहने का मतलब किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ा हो, आपके यहाँ व्यक्ति ना आया और आपके जब उसके पड़े उसके घर पर जाएंगे तो समझिए कि आपके यहाँ कभी नहीं आएगा। लेकिन जब वो नहीं आता, अपने लड़के को भेजता है, आप ही लड़के को भेज दीजिए, देखिए वाला शुरू कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग प्रताड़ित लोग हैं, हम लोग सताए हुए लोग हैं। हमारे पूर्वजों को बहुत सताया गया, हम लोग जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने, हमारे पूर्वजों ने जीने का काम किया। आज भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, उसके बाद आज बराबरी का दर्जा मिलता है, लेकिन दाएं बाएं से भी वही सब नकारात्मक शक्तियाँ, हमारे विरोधी शक्तियाँ लगी हुई है कि कैसे तीर जाकर चुभ जाए। लेकिन हम लोग बच कर चलने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबको यहाँ से जाना है, लेकिन हमें ये तय करना है कि हम लोग जाने के पहले अपने आने वाली नस्लों को, आने वाले पीढ़ियों को कैसा समाज देकर जा रहे हैं। इसलिए ऐसा समाज बनाकर जाएंगे कि हमारे आने वाले बच्चे इस देश में बराबरी के साथ, सम्मान के साथ इस देश पर राज करेंगे। इन्हीं चल शब्दों के साथ आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, इसके लिए पुनः आप लोग बधाई, धन्यवाद, नंदन बंदन, सबको जय भीम, जय भारत, जय बलवंत सागर, जय यहाँ की बात।